डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले आपका टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद है कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन और उसके बाद मिल्लीस मेथड टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, उसके बाद ऑर्थोगोनल सिस्टम। इतना सारा करने के बाद फिर आपकी दो थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन को हम यू से भी लिख सकते हैं, एच से भी लिख सकते हैं। तो इफ u इज इक्वल टू यू एक्स वाई, इसका मतलब u हमारा कोई एफ जेड का रियल पार्ट है और b भी हार्मोनिक हो सकता है, अभी बताऊंगा। तो u कहाँ से मिलता है? एफ जेड बराबर u प्लस आई बी से। तो वो जो u है वो इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इफ u इज इक्वल टू यू एक्स वाई इज सेड टू बी, जो u बराबर यू एक्स वाई है वो इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइड लाप्लास, मैथमेटिशियन है ये, लाप्लास इक्वेशन। इफ u इज इक्वल टू, जो u एक्स वाई का फलन है वो इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या है? डेल टू यू डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी? चूंकि डेल स्क्वायर की वैल्यू होती थी डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू। देयरफॉर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम कंजुगेट हार्मोनिक पे जाएं उससे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि किसी फंक्शन u को आप हार्मोनिक कैसे कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। इफ u एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर। इस u जब एक्स वाई का फलन है तो u का 2 बार करिए पार्शियल अवकल डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष और इसका 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के सापेक्ष। तो पहले तो निकालिए डेल u ओवर डेल x के सापेक्ष करें तो ये हो गया आपका पार्शियल 3x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर x के सापेक्ष। एक बार अगेन डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। यहीं पर अब डेल यू ओवर डेल y निकालिए पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष करें तो ये हमारा 0 हो गया और y के सापेक्ष करें तो ये हो गया हमारा कितना है -6। कितना इसका होना है ना, y के सापेक्ष करें तो ये तो आपका 0 हो गया और y के सापेक्ष करें तो ये 3 दूनी 6 -6xy हो गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें y के सापेक्ष, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y के सापेक्ष करेंगे तो ये -6 मिलेगा। देयरफॉर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, देयरफॉर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x
और इसमें ऐड कर दीजिए -6x, 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब u जो है यहाँ पर लिख लीजिए, दैट इज, इसका मतलब u सेटिस्फाइज लाप्लास, या लिखिए हियर u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, therefore u is हार्मोनिक, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर चुका है, u इज हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आ गया होगा हार्मोनिक फंक्शन क्या है। हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है एक्स वाई का, हार्मोनिक फंक्शन एक्स वाई का फलन होता है और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ये हार्मोनिक का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब अगली हेडिंग है कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, अभी भी इसमें एक भ्रम बना हुआ है। कोई कहता है u हार्मोनिक है तो b कंजुगेट हार्मोनिक होता है, ऐसा नहीं। u हार्मोनिक है, पहली बात तो दोनों हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। u एंड b जो एक्स वाई के फलन हैं वो दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। डेल 2u डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। u और b जो एक्स वाई के फलन हैं सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए, तब कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन की परिभाषा आगे बनती है कि इफ u एंड b सेटिस्फाइज कॉची-रायमन इक्वेशन देन u इज कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक ऑफ b and b is called conjugate harmonic of u. In other words, we can say u and b are conjugate each other. लिख लीजिए इसको, conjugate harmonic function। इसमें आपको लिखना है कि इफ u इज इक्वल टू u एक्स वाई, u इज इक्वल टू u एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू v एक्स वाई आर सेटिस्फाइज। u एक्स वाई का फलन है, v भी एक्स वाई का फलन है, आर हार्मोनिक फंक्शन। सबसे कंजुगेट हार्मोनिक पे जाने के लिए सबसे पहले हमें u और b जो है वो पहले हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। या ये लिखिए u एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू b एक्स वाई satisfy लाप्लास इक्वेशन। दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इफ u एंड v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन then u and b both are harmonic functions।
कहने का मतलब है कि u और b, u एक्स वाई बी एक्स वाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। देन u एंड, अगर सेटिस्फाइड करेंगे तो देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि डेल स्क्वायर u बराबर 0 एंड डेल स्क्वायर v बराबर 0। कहने का मतलब ये दोनों ही u और जो b हैं, एक्स वाई के फलन हैं, वो पहले कंजुगेट हार्मोनिक पे पहुंचने से पहले दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। अगर दोनों हार्मोनिक फंक्शन है तो डेल स्क्वायर u भी 0 होना चाहिए और डेल स्क्वायर v भी 0 होना चाहिए। आगे लिखेंगे एंड अगेन हार्मोनिक फंक्शन होनी चाहिए एंड u एक्स वाई कॉमा v एक्स वाई सेटिस्फाइज कॉची-रायमन इक्वेशंस। एंड u एक्स वाई, यहाँ तक तो हार्मोनिक की बात हो गई। कंजुगेट हार्मोनिक तभी हो सकता है जब वो पहले हार्मोनिक हो। तो u एक्स वाई बी एक्स वाई, बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, u एक्स वाई बी एक्स वाई दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई करते हैं देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन होंगे। पहले तो दोनों u और v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन होंगे तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। एंड u एक्स वाई कॉमा बी एक्स वाई सेटिस्फाइज कॉची-रायमन इक्वेशंस। then b is called conjugate। कॉची-रायमन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है कि दोनों हार्मोनिक तो हैं लेकिन दोनों हार्मोनिक के बाद u से मिलेगा डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y, b से मिलेगा फंक्शन दिए होंगे उनसे मिलेगा डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y। वो 4 पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कॉची-रायमन इक्वेशन को यदि सेटिस्फाइड कर जाते हैं लाप्लास के साथ साथ लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तब तक तो ये हार्मोनिक फंक्शन है। और लाप्लास इक्वेशन के साथ साथ यदि कॉची-रायमन इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर जाते हैं तो जो u और v दोनों ही फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन थे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक कहलाते हैं। देन b इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन of u and b is called conjugate harmonic function of u and u is called conjugate harmonic function of v। कहने का मतलब पहले तो दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए तो पहले कंडीशन ये हो रही हमारी कि u और v दोनों ही हार्मोनिक होने चाहिए और जब वो हार्मोनिक हो जाए उसके बाद u और v पर कॉची-रायमन इक्वेशन और सेटिस्फाइड कर जाती है यदि देन b इज कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ u एंड u इज कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ b। और माने अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं या जो कहिए दैट इज, ये फंक्शन है एक दूसरे के कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि u एक्स वाई एंड v एक्स वाई आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक functions
conjugate harmonic uxy and bxy are conjugate harmonic function to each other. Harmonic function to each other मतलब एक दूसरे के conjugate harmonic function कहलाते हैं। ऐसा रटना नहीं है आपको कि B ही conjugate होता है U का, U भी कंजुगेट हो सकता है B का अगर U और B पर कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करती हैं तो। क्यों? कॉची रायमन इक्वेशन के द्वारा जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं तो U के पार्शियल डेरिवेटिव से हमें B के पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाते हैं और B के पार्शियल डेरिवेटिव फिर U के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब U और B जो हैं एक दूसरे के कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। कब? जब पहले तो U और B दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हों और इसके साथ साथ, तो इसका मतलब वो हार्मोनिक हो गए, और इसके साथ साथ हार्मोनिक के साथ साथ कंजुगेट हार्मोनिक तब कहलाते हैं एक दूसरे के जब कॉची रायमन इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो रही हो। ये था आपका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन और वो हो गया हार्मोनिक फंक्शन। अब लिखिए मिलनी थॉमसन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन जो FZ होता है जिसे हम W भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू वो W इज इक्वल टू FZ एंड FZ इज इक्वल टू UXY कैजुअल I VXY। तो जो FZ फंक्शन है अगर वो एनालिटिक फंक्शन FZ हमें FZ ज्ञात करना है और जब U दिया है और B अननोन है तो U से हम B निकाल लेते हैं। अगर B दिया है और U अननोन है तो हम B से U निकाल लेते हैं बाई कॉची रायमन इक्वेशन। और जब U और B हमारे निकल आते हैं तो हम FZ बराबर U कैजुअल I B में रख देते हैं तो हमें FZ एनालिटिक फंक्शन FZ ज्ञात हो जाता है, क्योंकि FZ इज इक्वल टू होता है U कैजुअल I B। ठीक है, और FZ को हम एनालिटिक ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब U गिवन होता है तो हम B ज्ञात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और B दिया होता है तो हम U निकालते हैं। तो ये एक दूसरे से जब निकालते हैं तो वो हेल्प किससे क्या होती है जिससे निकालते हैं? कॉची रायमन इक्वेशन से। तो इसका मतलब कॉची रायमन इक्वेशन उसमें हमने सेटिस्फाइड कराई, और जहाँ कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाती हैं वो FZ फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। इसलिए हम FZ एनालिटिक आपकी हेडिंग में कहने वाले हैं। चलिए FZ एनालिटिक होगा तभी तो निकलेगा, क्योंकि कॉची रायमन इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड करेंगी, और कॉची रायमन इक्वेशन जब सेटिस्फाइड करेंगी तभी तो हमारा U से B निकलेगा या B से U निकलेगा। तो आप लिखें मिलनी थॉमसन मिलनी थॉमसन्स मेथड for determination of analytic मिलनी थॉमसन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, पूरा स्मॉल लेटर में, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन FZ निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम मिलनी थॉमसन मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? लिखिए B है FZ बराबर होता है
वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू कैजुअल आई वी। अब इसका डिफरेंशिएशन करें एफ डैश जेड, ये यहां पर देखिए ये अकेला फंक्शन जेड है इसलिए इधर टोटल अवकलन लागू होता है, और जब इधर टोटल डिफरेंशिएशन होता है टोटल डिफरेंशिएशन तो इधर पार्शियल होता है। क्यों? क्योंकि जेड इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी। यह कहिए कि इधर हमारा जेड सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पर यू एक्स वाई, जेड भी एक्स वाई का होता है, वी भी एक्स वाई का होता, यू एक्स वाई होता है, वी भी एक्स वाई का होता है। तो इधर हम जब टोटल अवकलन करेंगे एफ जेड का जेड के सापेक्ष करें तो वो एफ डैश जेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ डैश। और इधर पार्शियल होगा। जैसे अब इधर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो हम इस डैश का अर्थ हुआ जेड के सापेक्ष अवकलन, डैश का अर्थ हुआ जेड के सापेक्ष अवकलन, और जेड बराबर होता है एक्स कैजुअल आई वाई। तो यहाँ तो तुमने जेड के सापेक्ष अवकलन कह दिया, तो इधर तो आप जेड के सापेक्ष करेंगे, लेकिन ये जो जेड है वो एक्स वाई का टू वेरिएबल फलन है, तो इधर तो होगा टोटल अवकलन, लेकिन इधर करेंगे तो पार्शियल होगा। अब जेड का पार्शियल अवकलन करें, जेड का डिफरेंशिएशन करें तो इधर एक्स के सापेक्ष होगा, या तो कहिए एलोंग एक्स अक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स कैजुअल आई और डेल वी ओवर डेल एक्स। और अगर हम जेड का वाई के सापेक्ष करें, समझ गए होंगे, तो ये हमारा वाई के सापेक्ष वो वाई अक्ष के अलोंग करें तो यहाँ वाई रहेगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें यहाँ पर एलोंग एक्स अक्ष तो यहाँ से जेड बराबर एक्स हुआ। क्यों? एलोंग एक्स अक्ष कहेंगे तो वाई बराबर जीरो, और वाई बराबर जीरो तो जेड बराबर एक्स। ठीक, लेकिन जेड में तो दोनों थे एक्स और वाई, तो जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ओवर डी जेड कहलाता है, डी ओवर डी जेड ऑफ एफ जेड। इसका अर्थ यही तो हुआ डी ओवर डी जेड ऑफ एफ जेड। ध्यान दें इस बात पर, जेड सिंगल वेरिएबल है जबकि जेड की जो वैल्यू है वो डबल वेरिएबल में है, तो जेड का जब अवकलन होगा तब टोटल होगा, और इसकी जो वैल्यू डबल वेरिएबल में है उधर पार्शियल होगा। तो एलोंग एक्स अक्ष, एक बात बताइए, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया, ये जेड के सापेक्ष हुआ है, इधर जेड के सापेक्ष आप कर रहे हैं लेकिन इधर एक्स के सापेक्ष बोल रहे हैं, तो जी एलोंग एक्स अक्ष यहाँ लिख दो कि एलोंग एक्स अक्ष, एलोंग एक्स अक्ष कहें तो इधर जब जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर एक्स के सापेक्ष होगा, और एलोंग वाई अक्ष कहें तो इधर जब जेड के सापेक्ष टोटल अवकलन जिसे डैश से लिख देते हैं, इसे पार्शियल को नहीं डैश से लिखते हैं, इस टोटल अवकलन है इसलिए इसको हमने इधर लिख भी दिया है डी ओवर डी जेड, लेकिन जब इधर डी ओवर डी जेड है तो इधर डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स है, या डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल वाई लिखेंगे एलोंग वाई अक्ष कहें तो जैसे हम एलोंग एक्स अक्ष लेके चल रहे हैं तैसे ही इसी प्रूफ को आप एलोंग वाई अक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन जब आपने एफ डैश जेड निकालना शुरू किया है तो एलोंग एक्स अक्ष के लिए एक्स के सापेक्ष किया है, तो चाहे यू गिवन हो चाहे बी गिवन हो एक्स के सापेक्ष ही दोनों को करें। और अगर यहाँ पर आप एलोंग वाई अक्ष कह देंगे तो यू गिवन हो चाहे बी गिवन हो आप फिर उसको वाई के सापेक्ष ही करेंगे हर बार, तो फिक्स हो गया। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि इधर फलन का अवकलन जब जेड के सापेक्ष होता है, इधर जब जेड के सापेक्ष कहोगे तो इधर आप या तो एक्स के सापेक्ष कहोगे एलोंग एक्स अक्ष, और या फिर वाई के सापेक्ष कहोगे एलोंग वाई अक्ष। तो मैंने यहाँ पर एलोंग एक्स अक्ष फिक्स कर लिया है, इसलिए इसके हमने u और v के डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किए हैं एलोंग एक्स अक्ष, इसके हमने x के सापेक्ष किए हैं, और इसी की जो वैल्यू बराबर में लिखी है उसका x के सापेक्ष या y के सापेक्ष नहीं होता, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो उसका तो मेरा z के ही सापेक्ष होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? फिर एक बार सुन लीजिए, एफ जेड का हमेशा अवकलन किया जाता है जेड के सापेक्ष, देखिए टोटल,
और उधर आप x के सापेक्ष भी कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। लेकिन जब इधर z के सापेक्ष कर रहे हैं तो इधर आप x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ एलोंग x अक्ष लिखना होगा, और इसी f डैश z का मान जब इसका हम y के सापेक्ष पार्शियल करेंगे तो यहाँ पर एलोंग y अक्ष लिखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, तो देयरफॉर ये f डैश z की जो वैल्यू थी साफ साफ लिख दूं तो ये आपको प्राप्त हुई है एलोंग x अक्ष कहें, f डैश z की वैल्यू एलोंग x अक्ष कहें तो डेल u ओवर डेल x कैजुअल i डेल v ओवर डेल x, और अगर इसी को एलोंग y अक्ष कहें तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, नहीं डेल u ओवर डेल y बोला जाएगा, क्योंकि तब x 0 कर देंगे और i चलता रहेगा साथ में। तो डेल z इधर z के सापेक्ष करेंगे तो आप u और b का y के सापेक्ष करेंगे और वो i अपना चलता रहेगा। चलिए, x के सापेक्ष कर लिया, एलोंग x अक्ष कहें तो u और b के तो पार्शियल होने इसलिए x के सापेक्ष हुए, और इसका टोटल होता है क्योंकि z में x और y दोनों आ जाते हैं वो, इसलिए टोटल अवकलन। तो f डैश z बराबर हो गया डेल u ओवर डेल x कैजुअल i और डेल v ओवर डेल x, बट अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो ये कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो बट जो एफ जेड बराबर हमारा यू कैजुअल आई भी होता है वो इज एनालिटिक फंक्शन, चूंकि ये एनालिटिक फंक्शन है देन बाई कॉची रायमन इक्वेशंस, देन बाई कॉची रायमन, शॉर्ट में CR लिख दिया करना, देन बाई कॉची रायमन इक्वेशंस वी हैव, देन बाई कॉची रायमन इक्वेशंस वी हैव u सफिक्स x बराबर b सफिक्स y एंड वो u सफिक्स y इज इक्वल टू माइनस b सफिक्स x, यही कॉची रायमन इक्वेशन होती है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, ये टोटल u ही बना लेंगे, यहाँ तो u है ही तो यहाँ भी u बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको u गिवन है, b गिवन तो है नहीं, और u गिवन है तो डेल u ओवर डेल x तो आप निकाल लेंगे, और b आपको गिवन नहीं है तो डेल v ओवर डेल x निकाल कैसे लोगे, तो डेल v ओवर डेल x का मान निकालेंगे माइनस का डेल u ओवर डेल y, यहाँ से समझ गए होंगे। इसलिए कॉची रायमन इक्वेशन को का यूज क्या है कि जब u गिवन हो तो कॉची रायमन इक्वेशन के द्वारा b ज्ञात हो जाता है, और जब b गिवन हो तो कॉची रायमन इक्वेशन के द्वारा u गिवन हो जाता है, b गिवन हो तो u ज्ञात हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो नाउ हम एफ जेड बराबर u प्लस आई भी लेके चले, इधर एफ जेड का अवकलन एफ डैश जेड हो गया तो u प्लस आई बी का एलोंग एक्स अक्ष x के सापेक्ष कर दिया, बट एफ जेड इज इक्वल टू u कैजुअल आई बी इज एनालिटिक फंक्शन है, देन बाई कॉची रायमन इक्वेशन, देन बाई कॉची रायमन इक्वेशंस वी हैव u सफिक्स x इज इक्वल टू b सफिक्स y एंड u सफिक्स y इज इक्वल टू माइनस b सफिक्स x। सहारा लें इसका, देयर नाउ तो जो f डैश जेड की वैल्यू थी, यहाँ ध्यान दें कि f डैश जेड की वैल्यू थी, अगर आपका u गिवन है, u गिवन के लिए चल रहा है, u गिवन के लिए चल रहा है, एफ जेड बराबर यू कैजुअल आई भी होता है, तो u गिवन है तब ये चल, u गिवन है तो इसको u के पदों में बनाए हर एक को, क्योंकि u दिया है तो u का ही तो पार्शियल मिलेगा, b का तो मिलना नहीं, और b गिवन हो तो इन दोनों को b में चेंज करेंगे, u गिवन है तो यहाँ दोनों जगह u करना होगा, और b गिवन है तो यहाँ दोनों प्लेस पर b करना होगा। और ऐसा किसके द्वारा करते हैं, कॉची रायमन के द्वारा।
क्यों? कॉची रायमन का काम ही होता है कि अगर u गिवन है तो ux uy निकाल सकते हैं, तो अगर कहीं bx या by लिखा है तो इसके द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ये कर रहा हूँ, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x, तो हमारा ठीक है क्योंकि u गिवन है तो हम डेल u ओवर डेल x हमें प्राप्त हो चुका होगा। लेकिन कैजुअल i और डेल v ओवर डेल x, अगर u गिवन है तो या तो u x y का फलन है तो आप डेल u ओवर डेल x निकाल सकते हैं यहाँ से, और डेल u ओवर डेल y निकाल सकते हैं। यही तो दो निकाल सकते हैं। जब b तुम्हारे पास है ही नहीं तो निकाल कहाँ से लोगे? अब हम करें क्या कि u गिवन है तो ये दो निकाल सकते हैं, तो अब क्या करें कि डेल u ओवर डेल x कैजुअल i डेल b ओवर डेल x लिखा है तो इस b को u में चेंज करें, तो डेल b ओवर डेल x का मान यहाँ से देखा जाए, डेल b ओवर डेल x का मान बराबर हो गया माइनस डेल u ओवर डेल y, तो यहाँ माइनस लगा के डेल u ओवर डेल y कर लिया, तो डेल v ओवर डेल x का मान माइनस डेल u ओवर डेल y लगा दिया बाई कॉची रायमन इक्वेशन। ठीक है, अब जब हमारा इतना निकल के आ गया है, फिर हम क्या करते हैं, देन इंटीग्रेटिंग, देन बस लास्ट लाइन u गिवन पे चलना है ये, देन इंटीग्रेटिंग, देन इंटीग्रेटिंग आफ्टर पुटिंग, देन इंटीग्रेटिंग आफ्टर पुटिंग, पहले हमें कुछ पुट करना होगा, पुट करने के बाद इंटीग्रेट करें, देन इंटीग्रेटिंग आफ्टर पुटिंग, क्या पुट करना है, x बराबर z कोमा y बराबर 0। ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं ये बताइए। अभी हमने कहा था एलोंग x अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया था u और b का, तब मैंने कोमा में लिख दिया था एलोंग x अक्ष, और एलोंग x अक्ष कहें तो एलोंग x अक्ष पर y बराबर तो 0 हो जाता है और x का मान बराबर z के हो जाता है, समझ गए होंगे। देन क्या लिखिए, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग आफ्टर पुटिंग x बराबर z कॉमा y बराबर 0 कॉमा लगा के देन, क्योंकि जब एलोंग, समझ लीजिए अभी जो हमने लिखा भी है, जब f डैश z निकाला था इधर, तो इधर मैंने x के सापेक्ष अवकलन क्यों लिखा था, एलोंग x अक्ष की वजह से। एलोंग x अक्ष की बात करें तो जो z का मान x कैजुअल i y होता है वो x अक्ष पर होता है हमारा y बराबर 0, देन z बराबर x के हो गया। तो हमें यहाँ क्या कर देना है, y बराबर 0 कर देना है और x की जगह z कर देना है, तो देन हमें क्या मिलेगा, ये डेल u ओवर डेल x का मान z कॉमा 0 पर और डेल u ओवर डेल y का मान भी z कॉमा 0 पर पहले निकालना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया जाता है। चलिए, देन इंटीग्रेट करोगे तो इस इफ f डैश z का जो डिफरेंशिएशन है डैश लगा है वो डैश हट जाएगा, तो f डैश z से हमें मिलेगा f z, क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ जेड और इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट का चिन्ह लगा दीजिए और ये कहिए कि डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू एट जेड कॉमा 0 पर और कैजुअल कंजुगेट आई और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू जेड कॉमा 0 पर, मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स का मान निकालिए एट जेड कॉमा 0 पर और डेल यू ओवर डेल वाई का भी मान निकालिए जेड कॉमा 0 पर, और डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई के जो मान है वो एक्स और वाई के पदों में आया करेंगे, तो एक्स की जगह जेड कर दिया करना और वाई की जगह 0, तो डेल यू ओवर डेल एक्स का मान हमारा हो गया जेड कॉमा 0 पर जो आए वो यहाँ लिखेंगे और कैजुअल कंजुगेट आई और डेल यू ओवर डेल वाई का मान जेड कॉमा 0 पर जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे,
और लिखने के बाद इस पूरे का जेड के सापेक्ष समाकलन हो गया इंटीग्रल डी जेड। इस वैल्यू का हो गया इंटीग्रल एफ डैश जेड का हो गया एफ जेड, इस वैल्यू का इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल डी जेड ऑफ दिस। और उससे पहले क्या करना है कि डेल यू ओवर डेल एक्स और जो डेल यू ओवर डेल वाई के आपको मान प्राप्त होंगे वो एक्स और वाई के पदों में होंगे। तो एक्स और वाई के जो पदों में हों वहाँ पर पुटिंग क्या करनी है, एक्स जहाँ जहाँ लिखी हो वहाँ जेड कर दीजिए और वाई की जगह 0 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम यहाँ पर अभी सी कह लेते हैं। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी को C1 कह लो। अभी ये हमारा क्या हो गया, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ज्ञात हो गया है जब u गिवन हो तब, u गिवन हो तब। ये एफ जेड एनालिटिक फंक्शन का मान तब है वेन जब u जो बराबर u एक्स वाई होता है वो एज गिवन हो तब। अगेन इफ, अब देखिए b गिवन के लिए मैं चल रहा हूं। अगेन इफ b इज इक्वल टू जो b एक्स वाई होता है वो इज गिवन हो, देन समझ गए होंगे। u गिवन है तो सूत्र ये बन गया, जब u दिया हो कहीं क्वेश्चन में u गिवन हो तब ये लगाया करना, और जब b गिवन हो तब ये लगाया करेंगे। देन एफ जेड बराबर जो होता है u कैजुअल आई बी, तो यहाँ से एफ डैश जेड निकालोगे तो ये आपके पास होगा डेल यू ओवर डेल एक्स कैजुअल आई डेल बी ओवर डेल एक्स एलोंग एक्स अक्ष, एलोंग एक्स अक्ष। ध्यान दीजिए इस चीज पर, ठीक है। एफ डैश जेड का मान एलोंग एक्स अक्ष कहें तो इधर तो होता है जेड के सापेक्ष इसलिए डैश लगा दिया, और एलोंग एक्स अक्ष कहें तो इन यू और बी का कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एलोंग वाई अक्ष कहें तो मैंने वाई तो कहा ही नहीं था, यू गिवन था तब भी एलोंग एक्स अक्ष का था, तो बी गिवन है तब भी एलोंग एक्स अक्ष कहेंगे, या फिर दोनों में ही पिछला जो कर चुके हैं उसमें भी हमारा एलोंग वाई अक्ष कहें तो इसमें भी एलोंग वाई अक्ष कहें। यहाँ तक आ गए। अब एक बात बताइए, अगर आपको b गिवन है तो आप डेल v ओवर डेल x निकाल सकते हैं और डेल v ओवर डेल y निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो b की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डेल v ओवर डेल x तो ठीक लिखा है, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो गिवन है वो b का डिफरेंशिएशन करें वो तो यहाँ रख जाएगा, लेकिन b का करें डिफरेंशिएशन, लेकिन u का कहाँ से निकाल लोगे, u आपके पास है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, बाई कॉची रायमन इक्वेशन, by CR equations we have, ऐसे ही तुरंत कॉची रायमन इक्वेशन लगाएंगे। क्या होती है, u सफिक्स x, या ये कहिए डेल u ओवर डेल x बराबर होता है डेल v ओवर डेल y, और डेल u ओवर डेल y बराबर होता है माइनस डेल v ओवर डेल x। बस प्रूव होने वाला है। तो जो मिलनी थॉम्सन मेथड है टू डिटरमाइन दी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, वो दो प्रकार से लगता है। एक मिलनी थॉम्सन मेथड जो हमारा है ये वाला, वो u गिवन पे लगता है ऐसे, और जब b गिवन हो, जब u गिवन था तो हमने इन दोनों को u में चेंज किया था कॉची रायमन इक्वेशन से, तो अगर b गिवन है तो कॉची रायमन इक्वेशन से यहाँ दोनों जगह पर b ही होना चाहिए। क्यों दोनों जगह b होना चाहिए, क्योंकि b गिवन है तो डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y निकाल सकते हैं। जब u आपको दिया ही नहीं होगा यहाँ तो डेल u ओवर डेल x डज नॉट एग्जिस्ट। तब क्या करेंगे, कॉची रायमन इक्वेशन का सहारा लेंगे और यहाँ बोलेंगे देन we have f डैश जेड इज इक्वल टू, ध्यान दें जब b गिवन है तो डेल v ओवर डेल x तो ठीक लिखा है, कैजुअल i और डेल b ओवर डेल x तो सही लिखा है। क्यों, जब b गिवन है तो डेल v ओवर डेल x तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डेल u ओवर डेल x प्राप्त नहीं होगा, तो डेल u ओवर डेल x का मान यहाँ से लगा देंगे। डेल u ओवर डेल x का मान यहाँ से क्या लगाएंगे, b के पदों में डेल b ओवर डेल y। ओ हो, अब इसको फिर कहिए
नाउ ऑन इंटीग्रेट, जैसे मेरा ये निकल के आ गया था एफ डैश जेड का मान दोनों ही जगह पर यू था, फिर इंटीग्रेट कर दिया था, उसी तरह से अब की बार दोनों जगह मैंने बी बना लिया। जैसे दोनों जगह पर हमारा यू था वैसे ही मैंने दोनों जगह पर बी कर लिया। और बी किसके द्वारा कर लिया, यहाँ तो बी था ही, ये जो डेल यू ओवर डेल एक्स था वो भी बी के पदों में कॉची रायमन से होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई। तो यहाँ भी हमने बी के दोनों टर्म बना लिए। किसके बना लिए दोनों टर्म, बी के। नाउ ऑन इंटीग्रेट, नाउ ऑन इंटीग्रेट आफ्टर पुटिंग now on integrate now on integrate after putting x is equal to z, y बराबर 0, देन समझ गए होंगे। ऐसा वहाँ भी किया था, ऐसा यहाँ भी किया है। बस कुछ नहीं, इधर z के सापेक्ष करते हैं तो इधर along x अक्ष कहें तो x के सापेक्ष हो जाता है। u गिवन है तो दोनों जगह पर u चेंज कर लेते हैं कॉची रायमन से, और जब b गिवन है तो दोनों जगह पर b बना लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर, यहाँ इंटीग्रल का चिन्ह लग जाएगा, बड़े कोष्टक में लिखिए डेल v ओवर डेल y का मान एट z, 0 पर x की जगह z कर लेना और y की जगह 0, तो z, 0 कहलाएगा। और कैजुअल i, देखिए उस सूत्र में पिछले वाले फॉर्मूला में यहाँ माइनस आई था, यहाँ प्लस आई, उसमें माइनस आई था तो इसमें प्लस आई हो गया। दूसरी बात, यहाँ x के सापेक्ष था, यहाँ y के सापेक्ष, लेकिन इसमें यहाँ होता है y के सापेक्ष, यहाँ x के सापेक्ष, ध्यान देना इस चीज़ पर। और डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई एट जेड, 0 पर कैजुअल आई, और डेल बी ओवर डेल एक्स एट जेड, 0 पर, पहले ये निकाल लिया करना, जब डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई पहले निकाल लो, उस पर जेड, 0 पर जो आ जाए तब यहाँ आके रखा करना, और इंटू डी जेड एफ जेड एनालिटिक फंक्शन इतना आ गया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अब की बार C2 कह लो। तो ये दोनों जो मिलनी थॉमसन मेथड के जो फॉर्मूले हैं, एक अभी तो था पिछला वो था u गिवन के लिए, और ये तब है जब वैन b इज इक्वल टू जो b एक्स वाई होता है वो इज गिवन होता। ये समझ में आ गया होगा मेरा अंदाजा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत प्रैक्टिस होगी इसकी, अभी तो मैंने केवल प्रूव कराया। तो आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ये मिलनी थॉमसन मेथड हो गया टू डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। ये मिलनी थॉमसन मेथड का काम ही ये है कि u गिवन है तो b को निकालिए, और फिर u और b को, या u गिवन है तो पूरा u के पदों में लगाइए, और b गिवन है तो पूरा b के पदों में लगाइए। कैसे लगाते हैं बता दिया। और कॉची रायमन इक्वेशन का चूंकि यहाँ सारा लेते हैं, इसलिए इस एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन बोला जाता है। तो एक एनालिटिक फंक्शन की परिभाषा ये भी बन गई कि अगर u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन और अथवा सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, अगर u और v जो दो फंक्शन है एक्स वाई के, वो लाप्लास इक्वेशन को यदि सेटिस्फाइड करते हैं, या ये कहिए कि वो हार्मोनिक फंक्शन यदि हैं, तो निश्चित है कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। तो एनालिटिक फंक्शन की एक परिभाषा ये हो गई कि इफ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन देन एफ जेड इज इक्वल टू u कैजुअल आई बी इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन। अब आपका है इसके बाद ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल क्या होता है, एक दूसरे पर लंब, और एक दूसरे पर लंब हो तो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये होती थी पहली रेखा की प्रवणता m,
और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो और अगर वो 90 डिग्री पर हो तो m1 गुणा m2 बराबर -1 हुआ और उसी 90 डिग्री को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो लिखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइन नहीं है, कोई कर्व है ऑर्थोगोनल के, कोई हमारे कर्व हैं u एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट c1 और b एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट c2। अगर दो कर्व हैं तो कर्वों को कैसे लिखेंगे आप, यूँ, और एक कर्व हो गया यूँ और इस कर्व पर हम यूँ कहीं भी खींच दीजिए, कैसा भी खींच लीजिए। अब इस कर्व पर यहाँ टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट ये हुआ और इस कर्व पर टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट ये हुआ। थोड़ा तिरछा बन गया है क्योंकि कर्व भी तो 90 पर होने चाहिए ना, कर्व 90 पर होंगे तभी तो उसके टेंजेंट 90 पर होंगे। टेंजेंट तो दो कर्व जो हैं जो हमारे वो ऑर्थोगोनल तब होंगे जब उन कर्वों के जो टेंजेंट हमने खींचे उन टेंजेंटों के बीच यदि 90 डिग्री का कोण है तो हम कह सकते हैं कि उन दो कर्वों के बीच 90 डिग्री का है। ये जो दो कर्व हैं यूं करके वो ऑर्थोगोनल हैं, तो निश्चित है कैसे कोण पहचानेंगे कि ऑर्थोगोनल है, तो इस कर्व पर भी टेंजेंट खींच दीजिए और इस कर्व पर भी टेंजेंट खींच दीजिए। तो टेंजेंटों के बीच, कर्वों के टेंजेंटों के बीच अगर कोण 90 डिग्री है तो निश्चित है वो कर्व भी 90 डिग्री पर हैं, और यदि कर्व 90 डिग्री पर हैं तो वो हमारे ऑर्थोगोनल कर्व कहलाते हैं। और कर्व हैं क्या, दी कर्व्स आर हैं क्या, दी कर्व्स आर सच दैट, पहला कर्व है u एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 और एंड दूसरा कर्व है b एक्स वाई इज इक्वल टू c2। चलिए इस वाले कर्व को जो कहा है उसे कह लो u एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 और जो ये वाला कर्व ये गया है उसे कह लो b एक्स वाई इज इक्वल टू c2। तो आपके पास दो कर्व है, एक u एक्स वाई बराबर c1, दूसरा कर्व है b एक्स वाई बराबर c2 और हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे दोनों कर्वों से जो m1 m2 प्रवणताएं आएंगी उनका गुणनफल -1 के बराबर आ जाए, समझ गए होंगे। तो हम उससे कह सकते हैं दी कर्व्स u एक्स वाई बराबर c1 एंड b एक्स वाई बराबर c2 आर इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम में बहुत अच्छा समझ गए होंगे। तो लिखिए, इनको फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। हियर लिख लीजिए ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल में सिस्टम में लिखें इफ u एक्स वाई इज इक्वल टू c2 एंड u एक्स वाई इज इक्वल टू c1 एंड b एक्स वाई इज इक्वल टू c2 आर टू कर्व्स। हमें नहीं मालूम अभी कैसे हैं, ये दो कर्व हैं, आर टू कर्व्स। ये हमारे दो कर्व हैं, आर टू कर्व्स। इफ u एक्स वाई इज इक्वल टू c1 एंड v एक्स वाई इज इक्वल टू c2 आर इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। यदि कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, है यदि इफ u एक्स वाई इज इक्वल टू c1 v एक्स वाई इज इक्वल टू c2 आर इन किसमें है, आर इन ऑर्थोगोनल सिस्टम, then
एंगल बिटवीन दीज, देन एंगल बिटवीन these two curves, angle between these two curves is 90 degree. और या कहिए राइट एंगल, अथवा इसको राइट एंगल भी कह देते हैं 90 डिग्री को, 90 डिग्री और राइट एंगल। और ये राइट एंगल कहाँ पर है? इज 90 डिग्री और राइट एंगल्स एट ईच पॉइंट। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट एंगल ये 90 डिग्री बनेगा कहाँ? जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। राइट these two curves is 90 degree or right angle at point of intersection। समझ गए होंगे? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये दो कर्व हैं, अगर ये दो कर्व हमारे ऑर्थोगोनल सिस्टम में है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये अथवा ये कह सकते हैं कि राइट एंगल पर होंगे दोनों कर्व। राइट एंगल एट, कहाँ पर राइट एंगल होगा इन कर्वों का? एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये कर्व मिलते हैं। आगे क्या कहेंगे? चूंक अभी यू एक्स वाई बराबर C1 लेके चल रहे हैं। चूंक यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 है, इसे हमने इक्वेशन 1 डाल लिया और इसको करें डिफरेंशिएट 1 बी गेट, इसका अवकलन कर दें तो u का अवकलन तो हो गया du और कांस्टेंट C1 है उसका अवकलन 0। और u का फलन होता है x और y का, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? डेल u ओवर डेल x, इसकी वैल्यू लिखी जा रही है। ये du की वैल्यू हो गई डेल u ओवर डेल x इंटू डी एक्स और प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू डी वाई बराबर 0। यहाँ से हम निकालें तो डेल u ओवर डेल x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल u ओवर डेल y इंटू डी वाई। देयरफॉर, यहीं से लिख लेते हैं, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स, डी एक्स लाइए, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालें, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लाए तो ये माइनस इधर चला गया, तो माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स ओवर अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई। ये डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है, इसको हम कह लें बराबर m1 से, इसको m1 कह लिया, इसको m1 कह लिया। ऑल्सो दूसरा कर्व क्या है? ऑल्सो, और जो दूसरा है vxy इज इक्वल टू C2, जिसे हमने इक्वेशन 2 कह लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट 2b गेट, 2 का अवकलन करें तो ये db मिलेगा, b का अवकलन, और इधर भी फिर 0 हो गया db, और b है वो भी x y का फलन है, तो यहाँ से मिल गया डेल b ओवर डेल x इंटू डी एक्स और प्लस डेल b ओवर डेल y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया डेल b ओवर डेल y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल b ओवर डेल x इंटू डी एक्स। अब डी एक्स इधर ले आइए, यहीं लिख देते हैं अगर दिख रहा हो तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का मान जो है, डी वाई ओवर डी एक्स का मान जो है माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स अपॉन, और ये हो गया डेल बी ओवर डेल वाई। इसे हमने कह लिया m2 से माने से मीन्स
कह लिया, इसको मैंने m2 कह लिया। तो पहले का हमने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल वैल्यू लगाई, निकाली, वहाँ से dy/dx निकाला जो m1 कह लिया। दूसरा जो कर्व था bxy बराबर कांस्टेंट, उसका भी डिफरेंशिएशन किया। ये टोटल अवकलन बराबर पार्शियल अवकलन के होता है, रिलेशन बिटवीन टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू लगा दी, यहाँ से भी dy/dx का मान निकाल लिया। तो ये इक्वेशन 1 और 2 जो बन चुके हैं, इक्वेशन 1 और 2 जो बन चुके हैं, अब आगे क्या कहेंगे आप? दी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ये दो फैमिली ऑफ कर्व्स थे, क्योंकि C1 C2 के मान बदलते रहें तो कई एक कर्व बनेंगे, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। फैमिली का मतलब ये 90 डिग्री है, ये कर्व इधर को चला गया तो दूसरा ये हो गया फिर 90, ये कर्व इधर को चला गया तो तीसरा ये हो गया तो फिर 90, इसलिए कहते हैं। चलिए, दी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, दी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स will intersect ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट करेंगे ऑर्थोगोनली इफ, ऑर्थोगोनली इफ, कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे? इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। चलिए, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन निकल के आ रही है। तो m1 की वैल्यू क्या थी? m1 की वैल्यू थी माइनस डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल y, और इसकी थी माइनस, इसकी वैल्यू थी m2 की माइनस, वो नीचे लिखी है डेल v ओवर डेल x अपॉन डेल v ओवर डेल y, और इक्वल टू है आपका -1। तो ध्यान दीजिए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल u ओवर डेल x अपॉन, और ये डेल v ओवर डेल y इंटू, और ये हो गया डेल v ओवर डेल x अपॉन, और ये डेल v ओवर डेल y, और इज इक्वल टू हो गया आपका -1। तो इधर क्या बनेंगे? डेल u ओवर डेल x इंटू डेल v ओवर डेल x तो इधर ही रहेगा, और इन दोनों का गुणनफल उधर चला जाएगा। तो डेल u, देयरफॉर डेल u ओवर डेल x इंटू डेल u ओवर डेल x इंटू डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू नेगेटिव डेल v ओवर डेल y, डेल u होना चाहिए था यहाँ, अच्छा, डेल u ओवर डेल x और अपॉन डेल u ओवर डेल y, वेरी गुड, और डेल v ओवर डेल x अपॉन डेल v ओवर डेल, ठीक है, ये हमारा गुणा हो गया डेल u ओवर डेल x इंटू डेल v ओवर डेल x, इधर हो गया, ये दोनों इधर चले गए, तो ये हो गया डेल u ओवर डेल y और इंटू डेल v ओवर डेल y, ये नेगेटिव वैल्यू इधर ले आए, तो ये बन गया डेल u ओवर डेल x इंटू डेल v ओवर डेल x और प्लस डेल u ओवर डेल y और इंटू डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ टू फैमिली ऑफ कर्व्स। समझ में आ गया होगा ये। अब कल आपकी थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 और करते हैं अगले लेक्चर में, उसके बाद आपके एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे, थ्योरी खत्म हो जाएगी। शायद ये फैमिली ऑफ कर्व ये बने हुए हैं और इनका ऑर्थोगोनल सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है।